अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हमारा आज का टॉपिक है सीपीयू रजिस्टर्स का। सीपीयू रजिस्टर्स आपके मेन मेमोरी का हिस्सा होते हैं। मेन मेमोरी के अंदर आपकी रैम होती है, रैम के अंदर आपके सीपीयू रजिस्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमने ये पढ़ा कि रैम की दो टाइप्स हैं, डी रैम एंड एस रैम। देन हमने देखा कि डी रैम और एस रैम के अलावा रैम के अंदर कैश मेमोरी भी होती है, जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जो फ्रीक्वेंटली बार बार यूज किया जाता है उसको सेव किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर्स बेसिकली सीपीयू के इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी का पार्ट है और ये बहुत स्मॉल मेमोरी लोकेशंस हैं जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। कोई भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले डाटा जो है वो मेन मेमोरी में लोड होना जरूरी है, और जब हम डाटा मेन मेमोरी में लोड करते हैं तो सीपीयू उन स्टोरेज एक डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस पे आपके डाटा को सेव करता है, और उन डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस को आप क्या कहते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स कहते हैं। ये डाटा टेम्परेरी तौर पर सेव करते हैं। टेम्परेरी तौर पर सेव करने का मतलब है कि जब तक काम हो रहा है तब तक सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर डाटा सेव है। जैसे ही आप कंप्यूटर को पावर ऑफ करेंगे सीपीयू रजिस्टर्स का जो डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। और इस इन स्टोरेज लोकेशंस में भी मतलब कि सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर भी वो डाटा सेव किया जाता है जो बार बार यूजर फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी में बार बार यूज करें। मतलब अगर मैं 5 मिनट के अंदर 3 दफा दिस पीसी खोल चुकी हूँ तो इसका मतलब है कि दिस पीसी का जो डाटा है वो कहाँ पे सेव कर दिया जाए, सीपीयू रजिस्टर्स में, ताकि सीपीयू उनको जल्दी एक्सेस कर सके। सीपीयू की परफॉर्मेंस सीपीयू रजिस्टर्स में से डाटा एक्सेस करने में ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। जैसे मेन मेमोरी से अगर डाटा एक्सेस करने में 5 सेकंड लगे तो वही डाटा कैश मेमोरी में से एक्सेस करने में 2 सेकंड लगते हैं, और सेम वही डाटा सीपीयू रजिस्टर्स में से एक्सेस करने में 1 सेकंड लगेगा। तो इस वजह से हम ये स्टोरेज एरियाज यूज करते हैं टेम्परेरी तौर पर डाटा को स्टोर करने के लिए। अब ये आपके बेसिकली रजिस्टर्स हैं। नाउ रजिस्टर्स को आप डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सीपीयू रजिस्टर जनरल पर्पस रजिस्टर भी हो सकते हैं, दीज आर जनरल पर्पस रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर आपके सेगमेंट रजिस्टर्स भी हो सकते हैं। सीपीयू रजिस्टर आपके इंडेक्स रजिस्टर भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पीसी की। पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का मतलब है कि एक प्रोग्राम में कितनी लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और प्रोग्राम काउंटर के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा जो कि सीपीयू ने एग्जीक्यूट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो पीसी के पास इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का एड्रेस पहले से मौजूद होगा, ताकि जैसे ही इंस्ट्रक्शन नंबर 1 खत्म हो सीपीयू को वेट ना करना पड़े और अगले एड्रेस को पकड़ के अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। फेच का मतलब होता है निकालना। जैसे ही मेरी इंस्ट्रक्शन फेच होगी मतलब मेमोरी में से आएगी मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगी, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के पास ऑलरेडी उसका एड्रेस मौजूद है। देन आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो इंस्ट्रक्शन मैं मेमोरी में से फेच करके लेकर आती हूँ मतलब निकाल के लाती हूँ उसको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, आईआर में स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जो कि उसको क्या करता है डिकोड, मतलब मेमोरी में से जो डाटा फेच करके मैं लेकर आई हूँ इंस्ट्रक्शन उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना। देन MER मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के जब सीपीयू कोई भी डाटा मेमोरी के अंदर सेव करना चाहता है या मेमोरी से कोई भी डाटा रीड करना चाहता है तो जिस लोकेशन पे डाटा सेव करना है, राइट करना है, या फिर जिस लोकेशन का डाटा रीड करना है उसका एड्रेस आप MER में स्टोर करते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देन MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। जिस रजिस्टर जिस मेमोरी लोकेशन का डाटा आप रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, जो डाटा आपका आएगा वो आप कहाँ पे सेव करेंगे, मेमोरी बफर रजिस्टर में। मतलब अगर मैं मेमोरी में से डाटा रीड कर रही हूँ तो जो डाटा मैं रीड कर रही हूँ वो मैं कहाँ पे सेव करूंगी, मेमोरी बफर रजिस्टर में। या फिर जो डाटा मैं मेमोरी में सेव कर रही हूँ वो भी मैं कहाँ पे सेव करूंगी, पहले मेमोरी बफर रजिस्टर में। देन द फिफ्थ वन इज स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर बेसिकली आपके एक डाटा स्ट्रक्चर के साथ यूज होता है जिसको आप स्टैक बोलते हैं। स्टैक बेसिकली एक बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर आप डाटा रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टैक ऑफ बुक्स बनाए तो एक के बाद एक बुक आप ऊपर प्लेस करेंगे, तो रजिस्टर्स, ये जो स्टैक पॉइंटर है ये डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके रजिस्टर्स को सेव कर सकता है। देन GPR जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब है जो जनरल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, डाटा को मूव करवाने के लिए यूज होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर। और इनके अंदर आपके पास टोटल 4 रजिस्टर आते हैं, EAX, EBX, ECX एंड EDX, जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों के दोनों परफॉर्म करवा सकते हैं। परफॉर्म करवाने का मतलब है कि अगर मुझे प्लस करना है तो एक वैल्यू प्लस करने के लिए मुझे 2 वैल्यूज चाहिए होंगी, एक वैल्यू मैं EAX में रखवा दूँ, दूसरी वैल्यू मैं EBX में रखवा दूँ, फिर मैं लिखूंगी ऐड EAX एंड EBX।
तो बेसिकली जनरल पर्पस रजिस्टर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो डाटा चाहिए होता है उनको स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा ये डाटा मूवमेंट मतलब मेमोरी में डाटा भेजना और मेमोरी से डाटा लेकर आना, इनके लिए भी यूज किए जा सकते हैं। अब ये जो आपके 4 रजिस्टर हैं EAX, EBX, ECX और EDX, इनको आप हाई अपर केस और लोअर अपर बाइट और अपर केस या फिर लोअर बाइट पे ट्रांसफर करते हैं। AH फॉर हाई बाइट एंड AL फॉर लो बाइट, सेम एज BX है तो BH फॉर हाई बाइट, BL फॉर लो बाइट, CH फॉर हाई बाइट एंड CL फॉर लो बाइट, DH फॉर हाई बाइट एंड DL फॉर लो बाइट। अब जो आपका AX है दैट इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर, EBX जो है आपका डेट इज बेस रजिस्टर, ECX आपका काउंटर रजिस्टर है और EDX आपका डेटा रजिस्टर है। ये इनके नाम है जो आपने याद रखने हैं। अब जो आपकी ये रजिस्टर्स हैं EAX, EBX, ECX और EDX, जिनको आप AH, AL, BH, BL, CH, CL या DH, BL में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट साइजेस के अवेलेबल होते हैं डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के अंदर। 1 बाइट भी हो सकते हैं, 2 बाइट्स भी हो सकते हैं और 4 बाइट भी हो सकते हैं। 1 बाइट का मतलब है AL और AH, 2 बाइट का मतलब है सिंपल AX और 4 बाइट का मतलब है EAX। ठीक है, तो EAX जो है वो आपका जो है वो पूरा का पूरा 32 बिट रजिस्टर है और AX आपका जो है वो 16 बिट रजिस्टर है और AH आपका 8 बिट रजिस्टर है। तो हम 16 बिट, 8 बिट या 32 बिट किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपके पास कैटेगरी है EX कितने बिट का, 32 बिट का। अगर मैं E को हटा दूं मतलब एक्स्ट्रा को हटा दूं तो सिर्फ AX कितने बिट्स का है, 16 बिट का। और अगर मैं AX को भी डिवाइड कर दूं हाई बाइट और लो बाइट में तो ये दोनों दोनों किसके बिट हैं, 8 और 8 बिट्स के हैं। तो जनाब पहले बात करते हैं AX की, एक्यूमुलेटर रजिस्टर की। ये क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन या फिर डाटा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज डाटा होता है। BX स्टैंड्स फॉर बेस रजिस्टर, ये भी अर्थमेटिक डाटा मूवमेंट और स्पेशल एड्रेसिंग एबिलिटीज के लिए होता है, मतलब आप एड्रेस भी सेव कर सकते हैं BX के अंदर। CX काउंटर रजिस्टर, ये काउंटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये काम आपने 100 टाइम्स करना है तो इसको बोलते हैं लूप, रिपीट करना, लूप लगाना। तो जब आपने एक काम को बार बार लूपिंग में करना है, रिपीट करना है, तो वहाँ पे आप काउंटिंग कहाँ पे करेंगे, CX में करेंगे। देन DX, ये डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड कैटेगरी इज एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर, अब ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर है 4, इनके अंदर डाटा सेव किया जाता है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है। और एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स के अंदर आपके जो डाटा आपने प्रोग्राम में यूज करना है उस डाटा का एड्रेस स्टोर किया जाता है। देयर आर 4 सेगमेंट्स, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। सबसे पहले बात करते हैं आपके पास CS की, कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट बेसिकली आपकी इंस्ट्रक्शन की लोकेशन का एड्रेस जो है वो स्टोर करता है। जिस इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो आपके कोड में कहाँ पे पड़ी हुई है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे सेव होगी, कोड सेगमेंट। देन डाटा सेगमेंट, डाटा सेगमेंट आपके पास जो है वो आपके डाटा के एड्रेस को स्टोर करता है। डाटा के एड्रेस को स्टोर करने का मतलब है कोई भी वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर कर लें, कोई भी वैल्यू है उसका एड्रेस स्टोर कर लें, और वेरिएबल की वैल्यू को आप बेसिकली एड्रेस को आप ऑफसेट कहते हैं। देन ES एक्स्ट्रा सेगमेंट, डाटा सेगमेंट के अंदर अगर आपके पास डाटा सेगमेंट पूरा का पूरा फिल हो गया, मतलब उसके अंदर सारे वेरिएबल आपने स्टोर कर दिए, इसके अलावा भी आपके पास डाटा है, तो डाटा सेगमेंट के साथ आप एडिशनल जो है बेस सेगमेंट यूज कर सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट। एंड द लास्ट वन इज स्टैक सेगमेंट, जो स्टैक प्रोग्राम की लोकेशन को पॉइंट करेगा, बेस लोकेशन को पॉइंट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैक सेगमेंट बोलेंगे। और स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट, ये सारे के सारे 2 बाइट रजिस्टर होते हैं जिसके अंदर आप सेगमेंट इनको आप सेगमेंट रजिस्टर भी बोल सकते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज किए जा सकते हैं। प्लस ये इंडेक्स रजिस्टर, DI डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड SI फॉर सोर्स इंडेक्स, इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर भी यूज किए जा सकते हैं। मेमोरी में से डाटा लेकर आना, तो उस डाटा का एड्रेस कहाँ पे होगा, डाटा सेगमेंट में, और इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ पे होगा, IP में, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर। द नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब हम ये जो रजिस्टर यूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, हमने ये देखना है ये इंस्ट्रक्शंस किस किस तरह की हो सकती हैं। बेसिकली जो आपकी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं इन कंप्यूटर, वो आपके पास टोटल 4 कैटेगरीज की हो सकती हैं। नंबर 1 इज डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जब आपने मेमोरी से डाटा लेकर आना है,
रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी और मेमोरी में नया डाटा स्टोर करना है, राइट डाटा टू मेमोरी। उन इंस्ट्रक्शंस को आप क्या बोलते हैं, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जब भी सीपीयू डाटा रीड करने की बात करता है, मतलब मेमोरी में से डाटा लेकर आना है, तो उसका मतलब है कि मेमोरी से डाटा की कॉपी जो है वो सीपीयू को दी जाएगी, ओरिजिनल डाटा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। द सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और नोट, ठीक है ना। लॉजिकल के अंदर एंड और नोट आपने अगर पढ़े हो गेट्स, तो ये लॉजिकल गेट्स हैं जो आप यूज करते हैं। यहाँ पर एक्सोर, शिफ्टिंग एंड रोटेटिंग, के आपने डाटा को शिफ्ट करना है या रोटेट करना है, तो उनके लिए आप कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। आईओ इंस्ट्रक्शन, किसी भी इनपुट डिवाइस से डाटा रीड करने के लिए या किसी भी आउटपुट डिवाइस पे डाटा राइट करवाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, आईओ इंस्ट्रक्शन। और हमें पता है कि पेरिफेरल डिवाइस आप आईओ डिवाइसेस को बोलते हैं, मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा इनपुट में लेना है या पेरिफेरल डिवाइसेस पे आउटपुट में शो करवाना, उन दोनों केसेस में आप आईओ इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, जो कि इनपुट और प्रिंट की कमांड्स को यूज करते हुए सीपीयू के थ्रू आउटपुट या फिर इनपुट लेती हैं। द फोर्थ वन इज कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो है, एक ही काम को बार बार जब आपने करना होता है, तो इसका मतलब है कि आपने उसी एक प्रोग्राम के गिर्द घूमना है, तो इसका मतलब है कि आपको बार बार करना है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। या फिर आपने किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 देन पास, तो मुझे क्या करना है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 होंगे तो पास डिस्प्ले करना है, अदरवाइज मुझे प्रोग्राम में पास डिस्प्ले नहीं करना। तो इनको आप बोलते हैं कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपके सीपीयू को नंबर ऑफ टाइम्स एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या फिर किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देती हैं। इसके जैसे कि जंप, जंप का मतलब है वहां पे जिस भी लेवल पे आप कह रहे हैं उस पॉइंट पे जंप कर दे, जंप इफ जीरो, अगर आंसर जीरो है तो जंप करनी है। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब है ये जो आपकी कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, आईओ इंस्ट्रक्शन है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन है, या डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है, इन सब इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके हम सीपीयू का इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। जितनी भी तरह की इंस्ट्रक्शन सीपीयू यूजर को अलाउ करता है परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन के लिए, उनको हम इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द सीपीयू बोलते हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट है आपके पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन लिखी किस तरह से जाती हैं। इंस्ट्रक्शन, अब देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन द सीपीयू। आपके सीपीयू पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो फॉलो करता है। लेकिन जब मैं अपने सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देती हूँ, तो मेरा कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को इंटरप्रेट करता है और उसको डिकोड करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। हर इंस्ट्रक्शन के आपके पास दो हिस्से होते हैं। कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन का मतलब है ऑप कोड, स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन कोड, कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस एड्रेसेस ऑफ द ऑपरेंड कि किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हर इंस्ट्रक्शन के आपके पास दो पार्ट्स होंगे, ऑप कोड कि ऑपरेशन क्या है, और एड्रेसेस ऑफ द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब होता है वैल्यूज जिसके ऊपर काम करना होता है, तो उन वैल्यूज का एड्रेस क्या है जिसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके अलावा आपके पास एड्रेसिंग मोड्स भी होते हैं जिनके थ्रू आप एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये होता है, ऑपकोड मतलब कि ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, देन ऑपरेंड रेफरेंस 1 एंड ऑपरेंड रेफरेंस 2। ऑपरेंड आपके 6 बिट्स के होते हैं और ऑपकोड आपका 4 बिट का होता है। टोटल आपकी इंस्ट्रक्शन जो होती है वो 16 बिट्स पे होती है। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स जो हैं वो आपके पास डिफरेंट है। सबसे पहला जीरो एड्रेस फॉर्मेट, ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जिसके अंदर आपने किसी भी किस्म का कोई भी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब कोई भी एड्रेस यूज नहीं किया, उसको आप क्या बोलते हैं, जीरो एड्रेस फॉर्मेट बोलते हैं, जिसके अंदर एड्रेस फील्ड है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप पुश करें और पॉप करें, पुश का मतलब होता है डालना और पॉप का मतलब होता है निकालना स्टैक में से, ठीक है। तो पुश और पॉप बेसिकली जीरो एड्रेस फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई भी एड्रेस नहीं देती, इसके अंदर सिर्फ मैं कहती हूँ डालो और निकालो। कौन सी एड्रेस पे, वो वैसी बात है टॉप पे ही आपने रखना है और टॉप से ही आपने निकालना है। देन वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर आपके क्यूमुलेटर रजिस्टर यूज हो सकता है। इसके अलावा आप दूसरे ऑपरेंड के तौर पर कोई सेकेंड रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर आपकी जो एड्रेस फील्ड है वो कोई भी रजिस्टर हो सकता है। जैसे मैं यूज करूँ, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट एड एड एक्स
इसका मतलब है AX रजिस्टर की वैल्यू और BX की रजिस्टर की वैल्यू को ऐड करें। ये भी एड्रेस है रजिस्टर का, ये भी एड्रेस है रजिस्टर, ये दोनों एड्रेस हैं और ये इसका ऑप कोड है, तो इसको बोलते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। वन एड्रेस में कैसे होता है, वन एड्रेस में मैं लिखूँ ऐड AX और देन 0। ये एड्रेस नहीं है, ये वैल्यू है जिसको मैंने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल 0 रहने के 9, इसका मतलब है AX में क्या प्लस कर दे 9। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखी जाती हैं। देन फोर्थ वन इज थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब है जिसके अंदर आप तीन चीजें बता रहे हो, तीन एड्रेसेस बता रहे हो, इसके अंदर दो एड्रेसेस आपके रजिस्टर हो सकते हैं और एक आप मेमोरी ऑपरेंड जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है, क्योंकि आप तीन एड्रेसेस देंगे तो आपकी इंस्ट्रक्शन के जो बिट्स हैं वो टोटल होती 16 बिट्स के, लेकिन ऑब्वियसली होता है तो थ्री एड्रेसेस आप देंगे तो उसकी बिट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। फेच का मतलब है निकालना, डिकोड का मतलब है उस निकाले हुए डाटा को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, और एग्जीक्यूट का मतलब है ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट बनाना। ये जो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल है ये हर सीपीयू परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए या उनका आंसर निकालने के लिए। तो जब हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब 1 2 3 4 ऐसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो मुझे ये पता है कि जो काम आपने करना होता है वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर लोड होना चाहिए और वो कोई ना कोई ऑडियो डिवाइस भी यूज कर रहा होगा। तो जब आप मेमोरी से डाटा लोड करके मेमोरी में डाटा लोड करते हैं और उसके बाद उस सबसे पहला काम जो आपको फेच के अंदर होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले मेमोरी में डाटा लोड करते हैं, क्योंकि जब तक डाटा मेमोरी में नहीं होगा काम नहीं हो सकता। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में लोड किया जाता है, फिर उस इंस्ट्रक्शन का जो पहली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो कहाँ पे कॉपी किया जाता है, पीसी में, प्रोग्राम काउंटर में। फर्स्ट स्टेप इज कि उस इंस्ट्रक्शन को जिसको आपने एग्जीक्यूट करवाना है, जिसको आपके काम करना है, उसको मेमोरी में लोड करें। मेमोरी में लोड करने के बाद उसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करें और कंट्रोल किसको दे दें, सीपीयू को। फिर सीपीयू आगे तीन काम करेगा। सबसे पहला काम सीपीयू का करेगा फेच इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के थ्रू उसका एड्रेस लेगा और उस इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लेकर आएगा। प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस सेव है इंस्ट्रक्शन का, आप उसके थ्रू उसका एड्रेस देखेंगे और जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा होगा उसको कहाँ पे सेव कर देंगे, आईआर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। फेचिंग के अंदर आपके पास दो काम होते हैं। नंबर वन, कॉपी द कंटेंट ऑफ पीसी इनटू एमएआर। एमएआर स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो पीसी के पास जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो कहाँ पे कॉपी कर दे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, और मेमोरी से डाटा रीड करने की रिक्वेस्ट दे दे कि इस एड्रेस का डाटा मुझे रीड करना है। द सेकंड इज कॉपी द डाटा रीड फ्रॉम द मेमोरी इनटू मेमोरी बफर रजिस्टर। जिस डाटा को रीड करने की आपने रिक्वेस्ट की है उस डाटा को मेमोरी से रीड करने के बाद कहाँ पे सेव कर लें, MBR में, मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर। और इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे सेव कर लें, IR में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। और पीसी को अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दे दें। मतलब के दो स्टेप्स लिखे हुए हैं लेकिन हो इसके अंदर चार काम रहे। सबसे पहला कि आप प्रोग्राम काउंटर के थ्रू एड्रेस जो है वो कॉपी करेंगे एमएआर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, और डाटा रीड करने की रिक्वेस्ट कर देंगे। डाटा रीड करने के बाद जब आपको कॉपी ऑफ डाटा मिल जाएगी, कॉपी ऑफ डाटा जब आप मेमोरी से रीड कर लेंगे तो उसको आपने कहाँ पे स्टोर कर देना, एमबीआर में। नंबर 3 स्टेप इज के इंस्ट्रक्शन आपने कहाँ पे स्टोर कर देनी है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। एंड द नंबर 4 इज कि प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि पहली इंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट हो गई तो प्रोग्राम काउंटर को अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपने दे देना है। अब जब आपके MBR के अंदर डाटा और IR के अंदर इंस्ट्रक्शन आ चुकी है, आपने उस इंस्ट्रक्शन को क्या कर लेना है, डिकोड कर लेना है। डिकोड इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, मतलब कि उसका ऑप कोड देखेगा, उसका ऑपरेशन देखेगा और उसके ऑपरेंड्स देखेगा कि क्या वैल्यूज हैं उसकी। दोनों को वो क्या करेगा, उसके अप्रोप्रिएट सर्किट को यूज करते हुए उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। एंड द थर्ड वन इज एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन कि डिकोडिंग करने के बाद जब वो कन्वर्ट हो गया तो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और आपके रिजल्ट को वापस से रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कर देगा। तो इसको आप कहते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, जो कि कुछ इस तरह से परफॉर्म हो रहा होता है आपके पास
कि आपको डाटा चाहिए, आपको जो पीसी ने आपको एड्रेस दिया वो एड्रेस बस के थ्रू आप जाएंगे और मेमोरी में से उस एड्रेस को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद कंट्रोल बस उसको डाटा रीड की रिक्वेस्ट करेगी और डाटा बस के थ्रू वापस आपके पास रजिस्टर्स के अंदर आएगा और डिकोड यूनिट और एग्जीक्यूट यूनिट उसको डिकोड करेंगे और एग्जीक्यूट। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये आप लोगों ने पढ़ना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।